हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर्वत्र से सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकी भट्ट है और आज मैं यहाँ आपके समक्ष विस्थापित कब तक मैं के मंच से आप सबके के साथ जुड़ा हूँ और उस दर्दनाक नरसंहार को आपके सामने और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे साथ 23 मार्च 2003 को हुआ। और मैं थैंकफुल हूँ विस्थापित कब तक की सभी टीम मेंबर्स का, जिनकी वजह से मुझे ये अनटोल्ड ट्रुथ कहने का मौका आप सबसे मिला। विस्थापित कब तक के माध्यम से शायद उन लोगों तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद अपनी मर्जी से वहाँ से चले गए। कोई अपनी मर्जी से अपना घर नहीं छोड़ता, कोई अपने अपने जो सगे संबंधियों को नहीं छोड़ता। उसके पीछे एक वजह होती है, एक रीज़न होता है जिसकी वजह से ये कदम हमें उठाना पड़ा। और इसके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है जो मैंने खुद ही उस इंसिडेंट के बाद लिखा हुआ है कि एक मासूम की जान पे पड़ा डाका, चीखे तो सबने सुनी मगर घर से ना निकला कोई। और यही सब जो इन दो लाइनों में मैंने उस टाइम खुद से खुद से ही लिख गया था मैं ये, हम सब कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ। सारी दुनिया देख रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पर जस्टिस अभी तक किसी को नहीं मिल पाया। आज भी हमारे कातिल, हमारे अपनों के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे फ़ायदे खा रही है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसके पीछे की सच्चाई हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं है, लेकिन अभी तक जस्टिस किसी को नहीं मिला। मैं विकी भट्ट, मेरे पिता का नाम श्री राधाकृष्ण भट्ट, विलेज नाड़ी मरग, जो कि दो डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट शुपियाँ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। इसलिए दोनों इसलिए जो गाँव ये दो डिस्ट्रिक्टों में पड़ता है। आधा आधे घर जो थे कुछ वो डिस्ट्रिक्ट शुपियान में आते थे और आधे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आते थे। हमारे गाँव में वैसे भी मतलब खूबसूरती के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ बहुत सारे नेचुरल स्प्रिंग्स भी थे, एक शिव मंदिर भी था और चिनार के पेड़, एप्पल ऑर्चर्ड्स, पैडी फील्ड्स बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे हमेशा हम एक वार्षिक हग यज्ञ किया करते थे जो आषाढ़ पूर्णमासी को हुआ करता था। और ये एक कश्मीर में एक ऐसा गांव था जो 100% हिंदू, कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेंट था। यहाँ पे कोई घर और मुस्लिम नहीं था या और किसी समुदाय का नहीं रहता था। तो यहाँ पे 40 से 50 घर जो थे वो खाली कश्मीरी हिंदुओं के थे, जिनकी पॉपुलेशन 2 से 250 या 300 के आसपास थी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ इसके पीछे हम बोलेंगे कि ये 80s का इंसिडेंट या 90s के इंसिडेंट जो है
90s के जो इंसिडेंट या 2000 के जो इंसिडेंट है, ये तब हुआ, स्टार्ट तब हुआ। लेकिन हमने अपने जो हमारे एल्डर्स थे उनसे ये सुना था कि 80s 80s में भी, मैंने सुना था, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, हमारे बड़े बड़े हमें कहते थे कि 80s में भी हमारे गाँव को जलाने की कोशिश की गई। सबसे पहले उन्होंने हमारी जो एंट्री पॉइंट, हमारा एंट्री पॉइंट जो पुल था एक, वो उस टाइम बोलते थे कि लकड़ी का बना हुआ था, उसको जला दिया कि कल अगर हम इस गांव को जला दें, यहाँ पे फायर सर्विस या उसकी जो भी सेवा है वो उपलब्ध ना हो पाए। ये सोच उनके दिमाग में, जिहादी सोच जो थी, ये पहले से उनके दिमाग में थी। ये 90s में नहीं पली, ये बीज पहले से उनके दिमाग में घर कर गया था। और जिसका जो रिजल्ट है हमें 80s से आना स्टार्ट हो गया। 85, 89, 89, ये 90s में ये खुल के पूरा बाहर आया। बट भगवान की मंशा कुछ और थी, और उनके उनके जो मंसूबे थे, उनका जो प्लान था, वो शायद भगवान को मंजूर नहीं था, तो उस टाइम वो उस इंसिडेंट को करने में नाकाम हुए थे। और जब 90s में मास माइग्रेशन हुई, तो हम सिर्फ 11 से 12 फैमिलीज, जिनकी पॉपुलेशन 50 से 55 और 50 के बीच में रही होगी, वहाँ रहने वहाँ रह गए। वहाँ रहने का कारण क्या था? वो कारण था कि रास्ते बंद हो गए, पुल जलाए गए, और भी बाकी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिनकी वजह से हम 11 घर वहाँ ही रुक गए। हमें निकलने का मौका वहाँ से नहीं मिला। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम हमारे जो बड़े थे, एल्डर्स थे, वो अपने कामों में थोड़ा सा रुचि लेने लगे, और अपने अपने काम, जैसे ऑफिस जाना, हमारा स्कूल जाना, हम छोटे थे उस टाइम, तो शुरू हो गया। मगर फिर भी एक डर सा मन में लगा रहता था कि पता नहीं, हमारे जो पूरा गांव जो खाली हो गया, इतने घर निकल गए, पता नहीं हम 11 घर यहाँ बचे हैं, पता नहीं क्या होगा, कल हमारे साथ क्या हो, कुछ हो जाए, कुछ पता नहीं था। लेकिन टाइम बीतने के साथ हमने वक्त के साथ जो था समझौता कर लिया, और हम वहाँ रहने लगे। तो रोज़मर्रा के जो हमारे काम थे वो करने लगे, स्कूल जाना, जो हमारे पेरेंट्स थे उनका ऑफिस जाना, या बाकी जो डे टू डे एक्टिविटी जो थी वो करने लगे। लेकिन 92 ईयर्स में थोड़ा सा हमारा जो डर था वो थोड़ा सच होने लगा, क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ से माइग्रेंट होके जो हमारी जो अपने निकल आए थे, 92 में वहाँ पे उन घरों को आग लगा दी गई, जिनमें से कुछ घर जो पूरे जल गए, और कुछ पार्शली डैमेज हुए थे, और कुछ घर अभी वैसे ही खंडर के शक्ल में वहाँ पे खड़े हैं। तो उसके बाद हमारा डर और ज़्यादा वहाँ बढ़ गया कि पता नहीं अब आगे क्या हो। तो रोज़ हम रात को डर के साए में नींद छोड़ के खाली यही सोचा करते थे कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। फिर भी हम, हमारे जो एल्डर्स थे, उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके, जो अपना हौसला रख के थोड़े दिन और निकाल दिए। तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया हमारा। तो हम अपने कामों में लग गए आहिस्ता आहिस्ता से। जो तो लेकिन वो डर जो कहीं हमारे दिल में था, वो बाहर नहीं निकल रहा था। वो डर जो हमारे, वो दिल में ही था कि हमें बाहर निकलना है, बाहर पता नहीं क्या हो जाए, हमें कहीं और जाना है, वहाँ पता नहीं क्या हो जाए। जाना तो बाहर ही था, विलेज के अंदर में तो हम रह नहीं सकते थे। स्कूल जाना था, ऑफिस जाना था, बाकी कहीं और सारी एक्टिविटीज़ थी, तो वो करनी थी। इसके लिए हमें एक डर सा लगा रहता था। और यही
डर को जीते जीते 5-6 साल और बीत गए और साल 1997 में संग्रामपुरा की हमने सुबह सवेरे जो खबर आई, दर्दनाक खबर थी, जो पहला मास मैसेकर जो कश्मीरी पंडित्स का हमारे हिंदू भाइयों का हुआ 21 मार्च 1997 को, जिसमें 7 जो हमारे अपने वो शहीद हो गए और जिसमें से 11 और इंजर्ड हुए, जिसकी वजह से जो डर था वो अब पूरी तरह हमारे दिल के अंदर घर कर गया था। सिर्फ यही सोच सोच लगी रहती थी कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो इसी डर के साथ साथ जीना हमने पहले से ही सीखा था। पहले भी बहुत दुश्वारियां, बहुत तकलीफ उठाए थे, लेकिन हमारी जो लाइफ थी वो आगे हमने चलाना स्टार्ट कर दी। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे जो बड़े एल्डर्स थे, उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दी और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गए। अभी इस संग्रामपुरा के जो दर्द था वो हमारे दिल में अभी था ही, अभी निकला भी नहीं था कि 98 जो 1998 25 जनवरी को जो वंधमा की दर्दनाक और एक खबर हमें मिली, जिसमें 26 हमारे अपने हिंदू, कश्मीरी हिंदू भाई शहीद कर दिए गए, बड़ी बेदर्दी से लाइन में बिठा के, बच्चों को तक नहीं छोड़ा गया वहां पे। तो उस दर्द से हम करा उठे। और इसी साल जो 97 में जो पहला मैसेकर हुआ था संग्रामपुरा के, उसी साल गवर्नमेंट ने हमारे गांव में जो उस डर की वजह से एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि जहां भी कश्मीरी हिंदू है, अभी कुछ घर बच्चे हैं, उनमें एक पुलिस पोस्ट दे दी जाए। और उसी साल 97 की बात है जब हमारे गांव में भी एक पुलिस पोस्ट आई प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन थी तो वो नाम की प्रोटेक्शन, लेकिन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो था कि प्रोटेक्शन दे दो, तो एक पुलिस पोस्ट दे दी गई वहां पे, जिनमें से कोई 10 से लेकर 12 पुलिस वाले उन्होंने रखे। तो वो वहां पे ही जो मकान एक खाली पड़ा हुआ था उसमें रह रहे थे। तो वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग रही थी, अपनी ड्यूटी ऐसे रूटीन में जो चल रहा था वही। बस थोड़ा हमारे जो बड़े थे, एल्डर्स थे, उनको थोड़ी सेटिस्फाई हुई, नहीं अब पुलिस है यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो हम सेफ है, वी आर सेफ। बट ऐसा कुछ नहीं था। उस वो जो झूठा हमारा एक विश्वास था कि हम सेफ है अब इस पुलिस की वजह से, जो जे पुलिस उस टाइम हमारे गांव में थी, वो बिल्कुल खोखला साबित हुआ। और साल 2003 में 23 मार्च 2003 एतवार का दिन था। एतवार का दिन था और उस दिन वर्ल्ड कप का जो फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेला जा रहा था। तो एज यूजुअल हम जो दिन के सारे काम, संडे थी, एज यूजुअल खेलना खुलना, बड़े आपस में मिल रहे थे। आप एक गाँव पूरा हिंदुओं का था, कश्मीरी हिंदुओं का था, तो हम मिल रहे थे आपस में। फिर शाम को यही चर्चा चल रही थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो हमारा एक नित्य, हमारा एक कर्म रहता था शाम को, जितने भी हमारे एल्डर्स थे, यूथ्स थे वहाँ पे, छोटे जो बच्चे थे, जो मेरी एज के थे, लड़के पाँच छः थे, गर्ल्स थी कुछ। हमारा एक रूटीन सा रहता था कि शाम को हमने मंदिर जाना है, हमने संध्या आरती करनी है। ये हमारा एक नित्य कर्म रहता था हमेशा वहाँ पे। हमारे गांव में जो शिव मंदिर था उसमें हम आरती करने जाते थे। एज यूजुअल संध्या हुई, हम मंदिर गए, मंदिर में बैठे, आरती शारती की, पूजा पाठ किया। बाहर निकल के सभी ऐसे हर किसी को बाई करके हम अपने अपने घर चले गए। जैसे ही घर हम पहुंचे तो घर में
घर वालों ने बोला कि खाना शाना खा लो, अब फिर मैच देख लेंगे। हमने बोला ठीक है। और हमने जो जैसे ही हम अंदर आए, हमने हाथ शाथ धो लिए, खाना शाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद हम सारी फैमिली मिलकर जो थे क्रिकेट मैच देखना स्टार्ट हो गया। कोई 10:30 बजे का टाइम था। 10:30 बजे का मुझे पूरा याद है। 10:30 बजे का टाइम था, तो मैच खत्म होने वाला था, तो ऐसे नींद भी आने लगी थी, तो हम सोने की तैयारी में थे। सोने की तैयारी में जैसे ही हम थे, तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत ज़ोर की आवाज़ जो बाहर से आई। तो मैं डर के मारे अपनी मदर के पास चला गया और मदर से बोला, मम्मी बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है। तो मदर मुझे बहुत आराम से बोली कि शायद कोई अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ नहीं थी, वो दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ थी, जो बाहर से उस टाइम आ रही थी। रात के 10:30 बजे का टाइम था, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि मैं बाहर खिड़की से झांक के ये देखूं कि क्या हो रहा है। मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली और बाहर देखने की कोशिश की, और अपनी मदर से मैं यही बात ही कर रहा था कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर से आई। हमारे ही रिलेटिव थे वहाँ पे, हमारी ही सिस्टर थी वो रिलेशन में, रजनी उसका नाम था, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई कि हमें मार दिया, हमें बचा लो। बस इतनी आवाज़ सुन के, जैसे ही हमने ये आवाज़ सुनी, हमने कोशिश की कि हम घर से बाहर निकले, हम देखें कि क्या हो रहा है। मैंने अपनी मदर को बोला, आप चलो बाहर चलो। ने जो मेरी सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर थी, उनको बोला कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर देख के देख लेते हैं, हम क्या पता बाहर ही रहना पड़े। और अपने जो मेरे फादर थे और अंकल थे छोटे, उनको उठाया और बोला चलो हम बाहर चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, जैसे ही हम मेन जो दरवाज़ा था वो खोलने की कोशिश में ही थे, कि बाहर से ज़ोरदार लात हमारे दरवाजे पे पड़ी। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि हमने अभी दरवाज़ा खोला नहीं था, बस खोलने ही वाले थे, दरवाज़ा नहीं खुला। वो हमें बोलने लगे, जो हमारे मेरे फादर थे, उनको निक नेम से बुलाने लगे। उनको वहाँ मेरे फादर साहब को वहाँ बोलते थे। तो कुछ जो हमारे थे, मेरे कज़न, हमारे पापा के कज़न वज़न थे, उनको बॉयगाश बोलते थे। वो बोलने लगे, बॉयगाश दरवाज़ा खोलो, तो आपसे बात करनी है। लेकिन हम समझ गए कि न ये पुलिस वालों की आवाज़ है, न ये हमारे रिलेटिव की आवाज़ है, कुछ तो गड़बड़ है जो बाहर है। लेकिन हमने दरवाज़ा खोलना अच्छा भी नहीं समझा, और हमने खोला भी नहीं। हम वापस उधर ही बात ही कर रहे थे, कॉरिडोर में बैठ के हम यही कि क्या हो रहा है। तब तक उन्होंने, जब हमने नहीं खोला, तो उन्होंने गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया वहाँ कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। तो इतनी देर में हम थोड़ा, जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे चले गए। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर से जूं ही खिड़की से झांक के देखा, तो वो जो हमारे पापा के जो कज़न थे, उनका नाम अवतार कृष्ण था, उनको पकड़ के बिल्कुल दरवाजे के, हमारे जो दरवाजे के सामने बैठे थे। एक साइड से जो पुलिस पोस्ट का एक पुलिस वाला, वो एक साइड से एक बाजू पकड़ के था, दूसरा दूसरे साइड के साथ, और ये बोल रहे थे कि आप इनको बोलो अपनी लैंग्वेज में कि बाहर, मैं ऐसे हूँ अवतार कृष्ण जी, तो आप बाहर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने साइड में देखा, थोड़ा सा झांक के और देखा, तो साइड में हमारे जो दरवाज़ा था, एक मुंह बंद करके एक मिलिटेंट एक साइड खड़ा था, दूसरा मिलिटेंट दरवाजे की दूसरे साइड खड़ा था। तो वो चाहते थे कि जैसे ही दरवाज़ा खोले हम अंदर चले जाएं। लेकिन हमने दरवाज़ा खोला नहीं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट फ्लोर से खिड़की खोल के सब कुछ देख लिया था, तो उसकी वजह से हमने दरवाज़ा नहीं खोला। उनको शायद, उन्होंने, पुलिस वालों ने थप्पड़ भी मारे थे उस टाइम, मुझे पूरा याद है।
थप्पड़ भी मारे थे कि इनको बुला लो, लेकिन और मुझे इस बात का पूरा शक है कि जो उस टाइम की पुलिस पोस्ट भी थी, पुलिस पोस्ट जो वहाँ पे थी, वो पूरी उनके साथ मिली हुई थी। क्योंकि अगर वहाँ पे 8 पुलिसकर्मी थे, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं ली? तो ये कह के मुझे अभी भी पूरा याद है कि हम ऊपर यही बात कर रहे थे, अब क्या करें? इतनी देर में जो मेरी मदर थी, उसने मुझे बोला कि आप हमें क्या बचा रहे हो? आप पहले अपनी आप बचाओ, आप छोटे हो, आप अपनी आप बचाओ। लेकिन मैंने बोला नहीं, हम सारे निकलेंगे घर से, ऐसे नहीं जाएंगे हम सारे निकलेंगे। तो उनने मेरे सर पे ऐसे हाथ रख के बोला, नहीं आप थोड़ा ऊपर चले जाओ, ऊपर वाली छत पे चले जाओ, तो हम भी आते हैं। तो मैं, मेरी सिस्टर मेरे पीछे, और मैं बहुत आगे आगे तेज़ी से चला गया, और उसी भागम भाग में मैं अपनी छत से गिर गया, और छत से गिर के मैं छत से ही लटकता रहा, और मेरी जो आवाज़ वावाज़ थी एकदम से बंद हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। बस एकदम सा सन्नाटा छा गया, और पूरी तरह मुझे ये दिख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जब तक मैं संभलने की कोशिश करता, और जब तक मैं संभला, तब तक जो अंदर जो भी बातें हो रही थी हमारे घर में, सब कुछ चुप हो गया। और मैंने संभल के जैसे ही मैं कोशिश की, मैंने ऊपर आने की, और मैंने कोशिश की भी ऊपर आने की, लेकिन ऊपर मैं आ नहीं पाया वापस। तो हमारे जो घर के साथ ही एक छोटा सा किचन बना हुआ था जिस पे टीन लगी हुई थी। मैंने कोशिश की कि मैं उस टीन पे जाऊं, छत पे जाऊं, और उधर से मैं उतरने की कोशिश करूं। अंधेरा भी बहुत था, और उसी टाइम थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई। और जिसका फ़ायदा मैंने ये उठाया कि मैं चलते-चलते टीन के ऊपर से चला गया, और उस किचन के छत पे रहा। वहाँ से मैं देख रहा था कि हमारे घर से कोई निकले या घर वाला कोई निकले, लेकिन कुछ नहीं। और जैसे ही मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अब शायद इधर कोई नहीं है, मैं अंदर चला जाता हूँ। मैंने कोशिश की मैं अंदर जाऊँ, जैसे मैं अंदर चला गया घर के अंदर, घर में कोई नहीं था। ना मेरे फादर थे, ना मदर, ना अंकल और ना सिस्टर। घर पूरा खाली था। और मैं ये सोचने लगा कि ये क्या हो गया, उनने तो शोर भी नहीं किया, वो गए कहाँ? लेकिन मुझे दिल में जो तसल्ली थी कि है कुछ, अभी है। मैं ऊपर फिर से फर्स्ट फ्लोर पे गया, कुछ भी नहीं, वहाँ भी सब कुछ खाली था। वापस आया, जैसे ही मैं अपने मतलब जो आंगन होता है वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने थोड़ी आवाज़ें सुनी जो मंदिर की साइड से आ रही थी। वहाँ पे मंदिर था, शिव मंदिर, जो वहाँ पे चिनार के पेड़ थे, बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड वो था। तो वहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। तो जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे, वैसे आवाज़ आ रही थी, और उनमें से कुछ रोने की जैसे आवाज़ भी आ रही थी। मैं जैसे ही उस तरफ भागने की मैंने कोशिश की, मेरा भागना हार्डली मैंने 5 या 6 कदम उठाए होंगे, तो वहाँ से गोलियों की आवाज़ सुनाई मुझे दी। दिख भी रहे थे जैसे कि आग के वो जो गोले छोटे छोटे हैं वो निकल रहे हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखे मैंने। और मैं एकदम सुन्न रह के उधर ही खड़ा हो गया। न मैं आगे जा पाया, न मैं पीछे जा पाया। सिर्फ मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, और कुछ भी नहीं। वो आवाज़ें उन गोलियों की आवाज़ों में दब के रह गई। और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, तो इतनी देर में जो मिलिटेंट जिन्होंने फायर किए थे, वो भागना स्टार्ट हो गए। और उन मिलिटेंटों का ग्रुप यही 8 और 10 के बीच में रहा होगा। जो हमारी जो हमारे विलेज में जो रोड एंटर करता था, वहाँ से वो भागने लगे। तो और कश्मीरी लैंग्वेज में भी और ऐसे टूट फूट के भी बोलने लगे, भागो भागो, अब भागो, हमारा काम हो गया। जैसे मैं ये सुन रहा हूँ, इतनी देर में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। 2 साल का बच्चा था वो, मोनू उसका नाम था। तो उसके रोने की आवाज़ आई।
तो मुझे अभी भी याद है, एक मिलिटेंट ने भागते भागते उनको बोला कश्मीरी में, यमहा छू जिंदे और फायर करो। ये बोला गया, ये वर्ड मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उन्होंने फिर जाते जाते और फायर किए और भाग गए। और जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, बिल्कुल सन्नाटा दिखा, कुछ नहीं, बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं डर के मारे ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाजें गई कहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं नीचे अपने पैरों की तरफ नहीं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सिर्फ खाली जैसे ही थोड़ा मैं आगे चला गया तो मेरी जो नज़र थी वो डायरेक्ट मेरे फादर पे, मेरे पापा पे गई। वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे ये बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनकी डेथ हो चुकी थी और खाली आंखें उनकी खुली थी। और उनकी गोद में मेरे जो छोटे अंकल वो थे। बट नीचे तब तक मैंने नहीं देखा कि नीचे क्या है। मैंने नीचे देखा तो खून में लटपट लाशें दिखी, अपनों की, अपने बड़ों की, अपने सगों की। मैं आपको उस इंसिडेंट के कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो मेरे मोबाइल में अभी भी कैद है। ये है वो इंसिडेंट, आप देख सकते हैं। ये वो 2 साल का छोटा बच्चा जो मैंने आपसे पहले भी बोला, मोनू। इनकी जो डेथ हुई वो मेरे गोद में हुई। ये फिर भी जिंदा थे, लेकिन इनकी डेथ मेरे गोद में हुई। ये उनकी फोटोज हैं। ये वो दृश्य था जो कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा और शायद ना ही कोई देखना चाहेगा। अब जैसे तैसे मैंने इस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में जब देखा, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। साइड में थोड़ी सी आवाज मुझे आ रही थी। देखा तो एक हमारे ही बुजुर्ग, उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, जम्मू में ही उनकी डेथ होगी। उनका नाम श्री चुनी लाल जी था। वो जख्मी पड़े हुए थे, उनको भी गोलियां लगी थी, लेकिन वो बहुत जख्मी पड़े हुए थे। उनको उठाया मैंने, उस बच्चे को भी उठाया मैंने गोद में। कोशिश की कि उनको मैं घर तक पहुंचाऊं, लेकिन उस वक्त मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं उनको घर पहुंचाता। मैंने जैसे तैसे उनको एक सहारा दिया, एक छड़ी ली। उनने मुझे बोला कि एक सब कुछ खत्म हो गया। ये उनका पहला वर्ड था चुनीलाल जी का, कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। लेकिन उनका पहला वर्ड था कि मुझे छड़ी दे दो, मैं उठ जाऊं, मैं खड़ा होने की कोशिश करूं। जब मैंने देखा तो उनके पाँव में गोलियां लगी थी, उनके कंधे में गोलियां लगी थी, गोलियां छू के निकली थी। उनको मैंने एक छड़ी दी जिसके सहारे वो थोड़ा उठ खड़े हो गए। और उनको मैंने थोड़ा आगे तक छोड़ा, जिस साइड उनका घर था वहां तक छोड़ा। फिर मैं वापस आ गया उस बच्चे को लेके, और कोशिश की कि इस बच्चे को मैं बचा पाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाया। कोई साधन नहीं था। मैं चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन जो आवाज़ें थी वो मेरे सिवा और किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी आवाज़ें खुद मुझे ही सुनाई दे रही थी।
और वैसे ही उस बच्चे को लेके मैंने सुबह तक, तो 4 बजे तक मैंने उसको गोद में ही रखा। और जो सामने ही पुलिस पोस्ट थी, जहाँ पे 8 पुलिसकर्मी जो ड्यूटी कर रहे थे, उनमें से एक भी पुलिस वाला अंदर नहीं था। मैंने आपको पहले भी बोला चुका था कि या तो वो उनसे मिले हुए थे, या उनको भगाया गया था, या तो वो भाग गए थे। लेकिन शायद अगर वो कोई एक्शन लेते तो उस टाइम हमारे जो अपने थे उनकी जान बच जाती। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और अपने वेपन उन मिलिटेंट्स के हवाले करके, जो हमारे अपने थे, उनका नरसंहार करके मिलिटेंट चले गए। हमारी दुनिया उजड़ चुकी थी, हम सब, हमारे सब अपने जो थे, अब कोई नहीं था गांव में, खाली एक दो आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद सुबह 4 बजे का टाइम था, 4 बजे का टाइम था। तो सुबह 4 बजे के टाइम हमारा जो नियर एक विलेज, जैनापुरा विलेज है, वहाँ से पुलिस स्टेशन से पुलिस आई। पूरी रात भर पुलिस नहीं आई, उस इंसिडेंट के बारे में जान के भी वो नहीं आए। जबकि हमारे ही गाँव का जो एक थे, हमारे ही अपने थे, वो भाग के चले गए थे पुलिस स्टेशन, ये बोलने कि हमारे गांव पे अटैक हुआ है, आप वहां चलो। लेकिन उनने बोला कि जब तक ये न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती, हम तब तक नहीं जा सकते। और सुबह 4 बजे जैसे ही पुलिस आती है, तो हमें लगा कि शायद ये मिलिटेंट ही है। वो सिविल ड्रेस में थे, कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे। तो हमने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि आ जाओ, हमें भी मारो, अब हमें कोई मरने से कोई गम नहीं है। जब हमारे अपने नहीं रहे तो हम जी के क्या करेंगे। बस दूसरे दिन जैसे ही, अब दूसरे दिन सोमवार का टाइम था, लाइट भी आ गई, सूरज भी निकल गया। तो पास के जो गाँव वाले थे, दूर दूर से 2-2 ढाई किलोमीटर जो गांव थे, वो उन्होंने सुना न्यूज़ में, वो आए। हर कोई, जो आसपास के गांव वाले थे वो आए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज पहुंची वहां पे, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची। बस वही फिर सियासी ड्रामा स्टार्ट हो गया कि ये करो वो करो। लेकिन हमारे जो अपने गए थे, वो अब लौट के नहीं आते। हमारी दुनिया उजड़ चुकी थी, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था। ये जो अभी हम कुछ लोग बोल रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ कुछ नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से भाग गए, अपनी मर्जी से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम 90s के बाद भी वहां रहे, हमारे साथ 90s के बाद भी वो सब हुआ, 2003 में जो हुआ, अगर हम वहां रह रहे थे, हमारा कसूर क्या था कि हम वहां रह रहे थे? हमारा कसूर एक ही था, और एक ही है हमारा कसूर, वो है कि हम कश्मीरी हिंदू है। ये हमारा अपराध है। हम हिंदुस्तान के झंडे को हाथ में उठा के चलते हैं, ये हमारा कसूर है। फाइनली 5 बजे के करीब सोमवार के सबकी मास क्रिमेशन हो गई। और उसके बाद पॉलिटिकल जो ड्रामा था वो स्टार्ट हो गया। सेंटर से टीमें आई, एल के अडवाणी जी आए, सोनिया जी आए वहाँ पे, गुलाम नबी आज़ाद जी आए वहाँ पे। और उस टाइम की मुफ्ती गवर्नमेंट हमें ये चाहती थी, उस इंसिडेंट के बाद भी, कि हम इतना कुछ हो के भी हम वहाँ पे रहें और वहाँ स्टे करें। उन्होंने कोशिश भी की थी हमें वहाँ रोकने की, बहुत ज़्यादा कोशिश हो गई थी वहाँ की गवर्नमेंट की कि हम यहाँ ही रुके, जम्मू ना जाए और कहीं नहीं जाए, कि यहाँ ही रुक जाए। और उस प्रोसेस में उन्होंने इतना तक किया कि हमारे जो जो भी विलेज था, विलेज एरिया जो पेरिफेरी पड़ती थी हमारे विलेज की, उसमें पूरे में बार्बल वायर लगा दी उन्होंने, तारबंदी कर दी कि ना ही किसी को आने की इजाज़त थी, ना ही किसी को बाहर जाने की इजाज़त। अब जो भी आता था अंदर गांव में, उसको पहले पूछताछ होती थी, भाई आप क्या करने आए हो यहाँ पे, क्यों आए हो यहाँ पे। हमारे फिर जम्मू से कुछ रिलेटिव हमारे अपने आए,
उनको मिलने में मुश्किल हो गई, उनको मिलने तक आदों को नहीं दिया गया कि नहीं जी यहाँ पे जाना मना है, अंदर जाना गाँव में मना है। और वजह क्या थी? वजह यही थी कि मुफ्ती गवर्नमेंट उस टाइम चाहती थी कि हम वहीं रुके। वो बोल रहे थे हमें कि हम आपको सब फैसिलिटी अब यहीं देते, आप यहीं रुको, अब जाने अब जम्मू मत जाओ। लेकिन हम वो फैसिलिटी लेके क्या करते जब हमारे अपने ही नहीं रहे, जब हमारे अपने परिवार नहीं रहे, जब वो घर ही नहीं रहे, हम वहाँ के रहकर वो फैसिलिटी पाके क्या करते? बहुत उन्होंने कोशिश की हमें वहाँ रोकने की, लेकिन नहीं रोक पाए। जो भी मिनिस्टर आते थे वहाँ पे, सेंटर से चाहे कोई टीम आई, स्टेट से कोई टीम आए वहाँ पे, हर कोई बस यही, हाँ जी वो होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। फाइनली कुछ वही पॉलिटिकल ड्रामा सबका आके देख के चले जाते थे। और वही फाइनली हमने 14 अप्रैल 2003 को वहाँ से माइग्रेशन करके वहाँ से हम जम्मू आ गए। और उसके बाद जो हमारा जो पोस्ट इफेक्ट था, तो उस मैसेकर का जो पोस्ट इफेक्ट हमारे ऊपर जम्मू में पड़ा, जम्मू में क्या पड़ा इसका असर? जम्मू में जैसे ही हमें कोई डॉक्यूमेंट की कोई नीड होती थी तो हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। एक बार मुझे याद है हम एक डेपुटेशन लेके महबूब मुफ्ती के पास गए थे उस टाइम, तो उनकी रेजिडेंस पे हम जम्मू में मिले। तो उनका कहना ये था कि हमने बोला कि आप ये काम कर दो, आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये इतना बड़ा मैसेकर हो के आप हमारा ये काम कर दो। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट थे हमारे, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी उसका कुछ था। उसके बाद 1 साल के अंदर हमारे एस आर ओज जो थे वो थे, उनके कोई, उनका कहना वहाँ पे ये था। और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने बिहेव किया हमारे साथ, और ये कहा कि आप हमारे पड़ोसी कश्मीर में थे, जम्मू में नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो आपके कश्मीरी पंडित यहाँ है वो आपको क्या हेल्प करते हैं, हम भी देखेंगे। हमने आपको उस टाइम बोला था कि आप यहाँ पे स्टे करो, लेकिन आपने माना नहीं। अब हम भी देखते हैं कि वो आपके साथ क्या करेंगे। उसके बाद जो इफेक्ट पड़े हमारे, बहुत, हमने उसके बाद भी सहा। बहुत सब कुछ हमारा सब कुछ खत्म हो गया था, जम्मू में सरवाइव करना था। मैं एक अपनी फैमिली का एक लोन सर्वाइवर था। ऐसे ही दूसरे लोन सर्वाइवर विजय कुमार जो थे, उनके 8 जो फैमिली मेंबर्स थे इस इंसिडेंट में शहीद हुए। इस जो नरसिंहार में शहीद हुए, उनके 8 फैमिली मेंबर्स, और हमारे अपने 4, मेरे फादर, मदर, अंकल और सिस्टर। और इस इंसिडेंट में 11 जो पर्सन्स थे, फीमेल पर्सन्स थी, 11 मेल पर्सन्स थी, और 2 जो थे वो 2-2 साल के 2 छोटे बच्चे थे। एक का नाम सोनू था और मोनू था, और दूसरे का नाम सूरज था। 2-2 साल के छोटे से जो बच्चे थे, मैंने आपको अभी पिक्चर भी उनकी दिखाई। अगर हम बड़ों का कसूर था कि हम वहां रह रहे थे, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनका क्या कसूर था? जो छोटे बच्चे जिनने अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उनका क्या कसूर था? लेकिन हमारा कसूर यही है, हम कश्मीरी पंडित हैं, और कोई हमारा कसूर नहीं है। उसके बाद भी जो हमारे इफेक्ट थे वो पड़ते रहे। उस इंसिडेंट के बाद कोई साल, 1-2 साल हुए, तो हम जम्मू में जब रहने लगे, थोड़ा थोड़ा सा संभले ही थे हम, तो कुछ पुलिसकर्मी हमारे जहाँ पे हम रहते थे, रेंट पे रहते थे, कहीं रहते थे, कुछ कैंपस में रहते थे, वहाँ आए और बोलने लगा जी हमने एक मिलिटेंट पकड़े हुए हैं, आपको उनकी जो विटनेस देनी है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। और मेरा उनको एक क्वेश्चन था कि आप मुझे बोलिए कि हमने क्या उनके साथ क्रिकेट मैच खेला हो, हम जो उनको फेस जो पहचानते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जो उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे, उनको तो उन्होंने मार दिया बहुत बुरी तरह। और ये गवर्नमेंट का एक टर्न था, क्योंकि उस टाइम मुफ्ती सईद की जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, हीलिंग टच पॉलिसी थी। ये सब बहुत
मतलब मुफ्ती गवर्नमेंट की एक बहुत, जिसको हम बोलेंगे कि एक सबसे टॉप प्रायोरिटी जिसको दी जा गई थी, हीलिंग टच पॉलिसी, वो चल रही थी। बेसिकली उनको पता था कि विटनेस तो कोई मिलनी नहीं है, तो वैसे ही हम फॉर्मेलिटी कर देते हैं और उसको हमें फाइनली छोड़ना ही है। क्योंकि उस टाइम एक पुलिस वाले ने मुझे ये भी बोल दिया था कि अगर आप नहीं विटनेस दोगे तो आपके खिलाफ वारंट भी निकल सकती है, आपको घर वारंट भी निकल, आप क्यों नहीं आओगे वहां पे। तो ऐसे हिरास करने लगे, जिसकी वजह से मेरी जो आंटी, जो मेरे अंकल थे, उनकी मिसेस जो थी, उनके पास एक बार गए और उनको इतना मेंटली उन्होंने टॉर्चर किया पुलिस वालों ने, ये बोल के कि नहीं आपको आना पड़ेगा, ये तो जरूरी, आपको आना ही, ये पुलवामा आपको आना है, आपको विटनेस देनी है वहां पे कोर्ट में, वो आइडेंटिफाई करना है जो मिल्टन। तो ये प्रोसेस थी उनकी। पकड़ा था उनने कोई मिल्टन जिसका नाम ऐसा जिया मुस्तफ़ा, मैं आपको उसकी एक पिक भी दिखा देता हूँ। ये है वो मिल्टन जो उस टाइम पकड़ा गया था, पुलिस हथकड़ी लगा के है। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है, रावलकोट का रहने वाला है, जिया मुस्तफ़ा, और अब्दुल्ला इसका नाम है, और ऐसे निकनेम इसका जिया मुस्तफ़ा है। ये पकड़ा गया, और अगर गवर्नमेंट के सामने इस मिलिटेंट ने इकरार किया है कि हाँ मैं उस इंसिडेंट में उस दिन, उस वह जो कत्ल उन्होंने किए थे उस टाइम, जो नरसंहार उन्होंने किया था, जो मैसेकर उन्होंने किया था, अगर मिलिटेंट खुद बोल रहा है मैं उसमें शामिल था, तो इसमें विटनेस देने की क्या जरूरत थी। ये मुफ्ती गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि अगर विटनेस नहीं मिलेगी हम कल इसको छोड़ देंगे, बोलेंगे कोई विटनेस नहीं था, ये बेकसूर है, इसको छोड़ दो। और शायद वैसा भी हुआ होगा, उसको छोड़ा गया होगा शायद। तो उसके बाद हमने कंप्लीटली रिफ्यूज किया इस चीज को भी, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आ सकते हैं, हम कैसे विटनेस देंगे जब हमने उसको देखा ही नहीं, मुंह उनके बंद थे, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि यही है। लेकिन पुलिस वाले कंटिन्यूसली 3 साल आते रहे, रोज हमें तंग करते रहे, नहीं जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपको विटनेस देनी जरूरत है। हमने बोला हम नहीं आएंगे, और आएंगे भी किस लिए, किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे हम। ये कह के हमने इस चीज को नकार दिया, और फाइनली 2-3 साल वो टॉर्चर हमने जम्मू में भी सहा पुलिस वालों का, ऐसे ही बिना पूछे पुलिस वाले घर आ जाते थे, तो ये टॉर्चर हमने सहा। उसके बाद मेरा, हाँ, एक सवाल ये है कि अगर इस टाइम भी हमें गवर्नमेंट जो रिटर्न पॉलिसी कर रही है, रिटर्न जो हमें हमारे रिटर्न के बारे में सोच रही है, क्या वो सही है, क्या हम जा सकते हैं वहां पे। और मुझे नहीं लगता, जो मेरी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता हम वहां स्टे कर पाएंगे। क्योंकि उनकी सोच में, जिहादी जो सोच है उनकी, वो सोच ही ऐसी है, ऐसी सोच है कि उनके मन में ही है कि हिंदू को यहां रहने नहीं देना है, कसूर ही है ये कि हम हिंदू हैं। जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूं विस्थापित तब तक की तरफ से, तो मेरा ये पर्सनल मानना है, विस्थापित तब तक जब तक हमारा जो खोया हुआ ऑनर है वो ना मिले, जो हमने खोया है वो ना मिले, जो हमारे मारे गए हैं, जिनका मैसकर हुआ है, जो हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित, जितने भी कश्मीरी हमारे हिंदू मारे गए हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, उनको, उनके कातलों को सजा नहीं मिलेगी, विस्थापित तब तक। ये मेरा एक पर्सनल एक मानना है। और अगर जाने का प्रोसेस चल भी रहा है, तो उसमें कम से कम एक कॉमन पर्सन को तो इन्वॉल्व किया जाए, उसकी राय तो पूछी जाए, कुछ तो पूछा जाए कि भाई आपको जाना है, आप सेफ हो, और हमारी सेफ्टी की गारंटी क्या है वहां पे।
हम वापस जा सकते हैं? क्या हम फ्रीली वहाँ पे चल सकते हैं? क्या हम फ्रीली वहाँ पे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? क्या हम फ्रीली ऑफिस जा सकते हैं? क्या हम फ्रीली जो रोजमर्रा की जो हमारी काम काज है वो कर सकते हैं? इस चीज को देख के गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि अगर ये प्रोसेस हो सकती है तो इसमें कम से कम एक कॉमन पर्सन, एक जो कश्मीरी हिंदू है, इसको पॉलिटिकल ना किया जाए, लेकिन इसको एक कॉमन जो पर्सन है कश्मीरी, उनसे एक राय ली जाए कि क्या हम जाने के लिए तैयार है वहां पे या नहीं है। और हमारे जाने के बाद जैसे ही हम अपने गांव से निकल गए, मैस्कर के बाद 14 अप्रैल को हम जैसे ही निकले, उसके बाद हमारे गांव में एक पुलिस पोस्ट थी। पुलिस पोस्ट कोई 12 से 15 के लोगों के बीच में थे, और उसके बाद हम उनने हमारे वो जो पुलिस पोस्ट थी हमारे मकान में स्टे किया, मेरे मकान में स्टे किया था। 10 साल वो वहां रहे। 10 साल के बाद जिस दिन बुरहान वानी का किस्सा होता है, जिस वक्त बुरहान वानी एनकाउंटर में मारा जाता है, उस दिन उस पुलिस पोस्ट पे भी हमला होता है। उस पुलिस पोस्ट पे हमला होता है। लोकल लड़के वहां के जो साइड में जो गांव है उन्होंने हमला किया, उनकी चीजें जलाई दी गई, बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले बच के निकल गए वहां पे। तो क्या गारंटी है कि कल हम वहां जाएंगे और हम वहां सेफ रहेंगे? उसके बाद हमारा जो वहां पे मंदिर था, शिव मंदिर था, उसमें शिवलिंग था, वो तक चोरी कर दिया गया, मंदिर तोड़ा गया। शायद वो उसको जला भी लेते, लेकिन वो कंक्रीट बना हुआ मंदिर, तो शायद वो जला नहीं पाए, लेकिन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है उसको। हमने उसके बारे में गवर्नमेंट से बात भी की थी, गवर्नमेंट को हमने उसके बारे में लिखा भी था, कम से कम आप अब इन चीज़ों को तो वहाँ पे सेफ रखो, क्योंकि उस गांव के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। लेकिन बुरहान वानी के जो किस्से के बाद जो हमारा वार्षिक हवन वहाँ होता था, हमने सोचा था, इतना कुछ होने के बाद भी हमने सोचा था कि हम वहाँ जाके वो हवन रिवाइव करेंगे आषाढ़ पूर्णमासी को, लेकिन वो किस्सा होके हम वहाँ नहीं जा पाए। तो जिसके समझ फिर हमने फिर वो यज्ञ जो था वो जम्मू में ही स्टार्ट करना स्टार्ट हो गए, और हम वो हवन अब जम्मू में करते हैं, वार्षिक यज्ञ जो हमारे गांव का होता था। और हम अपने जो शहीद हुए हैं, जो हमारे गांव के जो शहीद हुए, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स शहीद हुए हैं, हमारे गांव के बाकी जो हमारे अपने थे वो शहीद हुए, और जो कश्मीर के जो बाकी हर जगह से जितने भी शहीद हुए हैं, उनको हम अपने जो 3 मार्च को हम ट्रिब्यूट देते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो ये हर साल हम 23 मार्च को करते हैं। बस मेरा यही एक सवाल हर किसी के साथ है, जिनके पास मेरी आवाज़ ये पहुंच रही है, जो भी जिनको जो इस चीज़ से अवेयर है कि कश्मीरियों के साथ क्या हुआ है, उनको ये बताए कि हमारे साथ क्या हुआ, आगे आए बताने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ, डरे नहीं। मैं भी विक्टिम हूं, और हर एक वो कश्मीरी फैमिली विक्टिम है जो कश्मीर से भागकर दूसरी जगह, जो हिंदुस्तान में, जो हमारे भारत में या भारत से बाहर भी रह रहे हैं। हर किसी ने ये दर्द सहा है, किसी ने मेरे जैसा दर्द सहा, किसी ने और प्रकार का दर्द सहा है, लेकिन दर्द सहा हर किसी ने है। और हमारा फ्यूचर क्या है, जो हमारा फ्यूचर है आगे का, क्या हम जा सकते हैं? मैंने बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, क्या हम जा सकते हैं? हम वहां जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे? ये हमें मिलके तय करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को इस चीज को हमारे साथ मिल के बैठ के ये चीज को तय करना पड़ेगा कि हम वहां जाने के लिए तैयार है या नहीं। बाकी मेरा नमस्कार जो विस्थापित तब तक की टीम का, जिनने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके समक्ष आ सकूं और अपना जो दर्द है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। और बाकी मैं सबसे ये बोल रहा हूं कि जो भी
जो विस्थापित कब तक का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो, और ये बातें जो हमारे बीच हुई है, हर एक का दर्द ये आगे बढ़ाओ, इसको सुनो, अपने यूथ्स को बताओ, अपने यूथ्स को इस बात से अवेयर कराओ कि हमारे साथ क्या हुआ है, और इसके साथ साथ जो पूरी दुनिया है वो भी अवेयर हो सके कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितना बड़ा जो जो ये प्रॉब्लम्स फेस की है, कितनी प्रॉब्लम्स फेस की गई है, और कितना अभी भी कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू में हो या जम्मू से बाहर। अभी भी कुछ फैमिलीज है जो वहां से माइग्रेंट होके भी यहाँ पे जम्मू में फेस कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो बाकी मेरा सबको नमस्कार। हाँ हेलो मेरा, हाँ हाँ मेरा, अच्छा अच्छा रहा। जी, मैं थोड़ा वो हो गया था, भावुक भी हो गया था मैं, देखिए। जी, नहीं वो तो है। तो ओवरऑल अब ठीक रहा अब। ठीक है। अब मैं एंड कर दूं इसको। अच्छा चलो।